हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो हर रोज़ की तरह आज भी आपका जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो कैसे रेलेवेंट होगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आज थोड़ा पर्सनल रीज़न की वजह से ये वीडियो शूट करने में लेट हो गया। हालांकि जो इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, वो आफ्टरनून को ही हमने दे दिया था, तो उसको आप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो भी टॉपिक है कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2024-25 का, तो उसमें हमारे इकोनॉमी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ओके, और जो भी हमारे अचीवमेंट्स है और फेलियर है उसको मेंशन किया गया है, और प्लस जो भी डायग्नोसिस है, ओके, जो भी सुझाव है इस डायग्नोसिस में वो भी हम इसमें आपका देख सकते हैं आज के आर्टिकल्स में। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे के सराउंडिंग ही है, तो ये सभी चीज़ें क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप पास्ट के जो भी क्वेश्चन है उसका ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे का जो भी एनालिसिस रहता है, या फिर जो भी इकोनॉमिक सर्वे जो भी फ्रेज़ यूज़ करता है, जो भी वर्ड्स यूज़ करता है, वो एज इट इज़ क्या है एग्ज़ाम के आपके प्री में मेंस में क्वेश्चन के फॉर्म में देखे जाते हैं। ओके, तो इससे क्या है आप एक ऑथेंटिक सोर्स से ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा आंसर कर पाएंगे। ओके, और आपको क्या है चीज़ों में एक पकड़ भी बनेगा, आप कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग सेंटर एंड स्टेट मस्ट एक्ट इन यूनिसन फॉर डीरेगुलेशन। तो डीरेगुलेशन क्या होता है कि जब ओवर रेगुलेशन हो जाता है तो हमारा जो आपका बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है आपका हमारा देश में जो भी इकोनॉमिक आपका ग्रोथ में चैलेंजेस देखा जाता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो जैसे कि पता ही है जो 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें जो मेन फोकस था डीरेगुलेशन पर ही था। ऑल्दो क्या हुआ उसके बाद बहुत सारा डीरेगुलेशन हुआ, लेकिन आज भी क्या है हम रेड टेपिज्म, ओके, आपका जो भी पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ है वो सब हम देख सकते हैं। तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, तो डीरेगुलेशन के लिए क्या है आपका हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस स्टेट है, 28 स्टेट है, तो इन 28 स्टेट को सेंटर के साथ क्या है कोऑर्डिनेट करते हुए, या फिर सेंटर और स्टेट दोनों को कोऑर्डिनेट करते हुए ही क्या करना है डीरेगुलेशन का पॉलिसी अपनाना है। ओके, ताकि हम क्या कर सके जो एक आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उसको हम और इन्हांस कर सके, ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। ओके, और क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर बना रहेगा, ओके, ग्रोथ नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहेगा, तो हमारा बाकी और भी प्रॉब्लम आप उससे जुड़ जाएगा, जैसे सोशल प्रॉब्लम हो, या फिर आपका जो भी हम नक्सलिज्म का प्रॉब्लम हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम हो, ये सब बनने के पीछे क्या है एक इकोनॉमिक एंगल भी देखा जाता है। ओके, तो कैसे देश का इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए सेंटर और स्टेट को कैसे एक साथ रोल प्ले करना है, एक आपका कोऑपरेशन इंश्योर करना है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें सारे की हाईलाइट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो ये इकोनॉमी सर्वे के ऊपर बेस करके ही ये आर्टिकल आया है। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ का कितना प्रोजेक्शन है वो सभी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये क्या है आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और जो भी इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है ना उसमें जो भी टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया है कि कैसे हमारा जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047 उसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और आप क्या है इन फ्यूचर में इसी लाइन में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा और इसी से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ओके, तो इसमें कहा गया है कि हमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए लगभग 8% प्लस का फॉर अ डेकेड। ओके, तो एक डेकेड के लिए 8% ग्रोथ होना पड़ेगा, तभी हम क्या है हमारा जो विकसित भारत का गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे बाय 2047। ओके, और इसके लिए क्या है हमारे आप देखिए इकोनॉमी में जो सेक्टर होते हैं 3 सेक्टर में होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया आपका एग्रीकल्चर है, ओके, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रीज़ है, और टर्चरी सेक्टर में सर्विसेज है। तो तीनों का जो ग्रोथ है उसको बराबर से इंश्योर करना है।
समझ गए ना। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी आपका अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे एआई हो गया, ओके, जो भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, एआई है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो इन चीज़ों में भी क्या है, हमें लेवरेज हासिल करना होगा, डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा। इसी के साथ हमारा क्या है, जो सोशल सेक्टर है, ओके, सोशल सेक्टर में हम क्या है, लोगों को एम्पावरमेंट कर सकते हैं, कैसे, थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ, थ्रू स्किलिंग, ओके, तो इन चीज़ों को भी इंश्योर करना होगा। तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें एक हॉलिस्टिक वे में पढ़नी होंगी, ओके, सिर्फ इकोनॉमी के एंगल से ही नहीं, आपको पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना होगा। तो इकोनॉमिक सजेशन, जो भी इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या सजेशन देगा कि हमें पॉलिसी लेवल में कैसे पॉलिसीज़ को फ्रेम करने हैं और इम्प्लीमेंट करना है, ओके, और क्या क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो इसमें क्या है, सब आपका आंसर के फॉर्म में दे दिया गया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ओके, कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है, कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में हम लगभग जितने भी न्यूज़पेपर आपका डिस्कशन है उसमें देखते आ रहे हैं कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें लाना है, ओके। शॉर्ट टर्म जो भी हम देख रहे हैं कि टैक्स कट का जो स्टिमुलस दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं है, ओके, वो सस्टेन ग्रोथ हमें नहीं दिला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है, ओके। तो इसमें मिनिमम नेसेसरी मैक्सिमम फिजिबल रेगुलेशन, ओके, तो रेगुलेशन को हमें पास्ट में एक आपका स्लोगन था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसी तरह का हमें क्या है, रिफॉर्म्स अभी लेने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सर्वे एक्नॉलेजेस हाई फूड इन्फ्लेशन बट मिसेस न्यू प्रेशर पॉइंट, ओके, तो इसमें और नया क्या प्रेशर पॉइंट है, ओके, सिर्फ हाई फूड इन्फ्लेशन ही एक रीज़न नहीं है लोगों के कंजम्पशन कम होने का और क्या क्या रीज़न है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो उन चीज़ों को हमें क्या करना है, देखना है कि एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा है, ओके, और फिर आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो आपका प्रोडक्टिव है या नहीं है, ओके, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का ही प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, जो भी वेजेस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें भी हमें क्या है, आपका एड्रेस करना होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें अगला आर्टिकल भी क्या है, इकोनॉमी रिगार्डिंग ही है। जैसे मैंने पहले ही आपको मेंशन किया कि जो भी आर्टिकल रहेंगी वो हम कैसे हमारा जो भी रिसेंट का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कैसे हमारा सस्टेन ग्रोथ पा सकते हैं, ताकि हम क्या करें, विकसित भारत का गोल को अचीव कर सके, ओके। तो फाइनली क्या है, जो भी टॉपिक है सबका क्या है, आपका सजेशंस जो भी है थोड़े डिफरेंट सजेशंस रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है उसी को लेके ही सभी चीज़ें लिखी गई हैं, ओके, बाय डिफरेंट आपके ऑथर। तो उसी को हमें मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ना होगा, ओके। ऑलमोस्ट सेम तरह की चीज़ें ही आप पढ़ पाएंगे आज के जो भी आर्टिकल है, और ये बहुत क्या है, थॉट प्रोवोकिंग भी होगा और आपको एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट भी इसमें दिया जाएगा, ओके। तो कैसे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको कैसे ग्रो कराना है, ओके, कैसे हमें लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ है उसको कैसे आगे बढ़ाना है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। क्योंकि एक तरफ हम हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का राइज देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड हो वो बढ़ा हुआ है, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए क्या है, जॉब क्रिएशन करना होगा, और जॉब क्रिएशन के लिए क्या है, हमें रिफॉर्म्स लेने होंगे। जैसे अभी देखा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है उसको हम बूस्ट कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कर पाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, जितने भी हमारे वर्क फोर्स है उसको हम इसमें एम्प्लॉय करा पाएंगे, जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड करा पाएंगे, ओके, एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को इंश्योर करा पाएंगे। तो उसी के बारे में ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखिए, जैसे जीडीपी का ग्रोथ क्या कैसा ट्रेंड रहा है, क्या प्रोजेक्शन है, तो ये सभी आर्टिकल में लगभग दिया गया है। तो बार बार जब आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ये क्या पीडीएफ हुआ, इसमें तो बार बार एक ही चीज़ें, हमें कुछ डेटा सिमिलर डेटा बार बार हमें देखने को मिल रहा है। ये इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आप इसको जब बार बार पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगी, ओके।
आपका जो एक रिवीजन का आपको टेंशन रहता है कि हमें कैसे रिवीजन करना होता है, एक्चुअली ऐसे ही रिवीजन करना होता है। जब आप बार बार पढ़ेंगे ना आर्टिकल्स को, कि अभी देखिए आप पहला आर्टिकल फिर जो दूसरा आर्टिकल है वो सिमिलर लाइन पे ही डिस्कशन कर रहा है, तो जो डेटाज़ है वो भी सिमिलर लाइन पे ही है, तो ये डेटाज़ आपको क्या करेंगी, ईजिली आपको याद रह जाएंगे और ये आप एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है अगेन इसमें एक्टिवेट डोमेस्टिक लीवर्स फॉर हायर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये भी क्या है, अगेन ग्रोथ रिलेटेड ही आपका आर्टिकल है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग ही ये बात कर रहा है। ओके, तो इसमें भी क्या है, आपको डिफरेंट सजेशंस मिल जाएंगे। ओके, फिर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, फिर आपका जो डीरेगुलेशन का पहला आर्टिकल देखा था उसके बारे में आया है, फिर इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए क्या होगा, उन लोगों को एजुकेशन देना होगा, आप स्किलिंग करना होगा, री स्किलिंग करना होगा। ओके, तो वो चीज़ें क्या है आपके बहुत ज़रूरी हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला टॉपिक जो है वो इसमें क्या है, हमने बहुत सारी आर्टिकल का कटिंग इसमें रखा है ये दिखाने के लिए कि कैसे ये जो भी आर्टिकल है कैसे सिमिलर लाइन पे है और इससे हम कैसे आपका अच्छा से एक समझ बना सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर। ओके, तो आप प्रैग्मेटिक पिक्चर द इकोनॉमिक सर्वे सेट्स आउट चैलेंजेस टू इंडियाज़ ग्रोथ। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी है, उसमें क्या चैलेंजेस है, तो इसमें से आप चैलेंज जान सकेंगे। ओके, कहीं फिर दूसरा आर्टिकल में देखेंगे कोई सोल्यूशन के बारे में बात किया गया है, तो ये सभी चीज़ें हमें क्या करेंगी, एक बहुत ही अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। ओके, फिर आपका हॉस्टाइल वर्क कल्चर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन ऑफिस अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। तो इन फ्यूचर क्या है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे लॉन्ग वर्किंग आवर, नो डाउट ये इकोनॉमी को क्या करेगा, ग्रोथ में मदद करेगा, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कैसे हैम्पर करेगा, जो वर्कर्स है उनके मेंटल हेल्थ पे कैसे असर डालेगा। तो ये चीज़ें भी हम क्या है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जान सकेंगे, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या है कोई भी एंगल लगा के पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो मेंटल हेल्थ अगर वर्कर्स का ख़राब होगा तो उनके जो फैमिली में रिलेशन है उसमें स्ट्रेन पड़ेगा, तो फैमिली का रिलेशन में स्ट्रेन पड़ेगा तो वो क्या करेगा, सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो सीधा सीधा क्या है, इस आर्टिकल से आप सोसाइटी में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि कैसा जो भी चीज़ें हैं वो इंटरलिंक्ड है विथ डिफरेंट टॉपिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फिर आपका जो भी प्राइवेट कॉलेज में बहुत हाई फीस है उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो कैसे मेडिकल एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा। ओके, तो इसके लिए क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने हैं वो भी आपको देखना होगा, और ये सभी चीज़ें क्या है इसमें मेंशन कर दी गई है। फिर आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो भी पॉलिसीज़ है वो कैसे होल्ड बैक कर रही है एमएसएमई को। तो एमएसएमई का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसमें क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये लार्ज चंक में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज एक्सपोर्ट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर पूरा क्या हो जाता है, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से दिक्कतें हैं, कैसे सोल्यूशंस ढूंढा जा सकता है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर एआई का क्या इम्पैक्ट होगा वर्कफोर्स के ऊपर, कैसे हम स्किलिंग कर सकते हैं। ओके, एआई रिगार्डिंग, तो ये सभी चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई है। तो एआई का इम्पैक्ट भी क्या है वर्कफोर्स के ऊपर इन फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है इकोनॉमिक सर्वे पे आई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें है रूरल इंडिया ड्राइविंग राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो जबकि हम जैसे कि हमको पता ही है कि अबाउट 70% क्या है फीमेल वर्कर्स ही है रूरल जो भी एग्रीकल्चरल वर्क्स है उसमें। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि वुमेन का कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, कैसे जो वुमेन है उनका एम्पावरमेंट के लिए कैसे लैंड टाइटल्स उनको दे सकते हैं ताकि वो क्रेडिट ले सके। फिर उनको कैसे हम एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करने के लिए आपका जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज है या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो कैसे कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग भी क्या है क्वेश्चन पास्ट में देखा गया है यूपीएससी में, और इन फ्यूचर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके। तो फिर इसमें बोला गया है CEA अर्थात चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर करना है तो इसमें सिर्फ हमें क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसके लिए फास्टर ग्रोथ के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर का रोल एंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी के समय में क्या है बहुत कम देखा जा रहा है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है बहुत कम हो रही है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे डीरेगुलेशन का हमें देखा था, ये फिर देखिए इसमें मेंशन किया है कि इंक्रीमेंटल डीरेगुलेशन हमें चाहिए डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए। हमारा डोमेस्टिक जो भी कैपिटलिस्ट है उनको आपको एनकरेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंटल डीरेगुलेशन करना होगा। ओके, गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेटरी मेजर्स है उनको आपका सॉफ्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी क्या है प्राइवेट सेक्टर को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा। ओके, चलिए फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के बारे में भी आया है, तो इसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़ सकते हैं। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या है इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फिर बताया है कि हायर प्रॉफिट शेयर, तो जो भी कंपनीज़ है उनका जो भी प्रॉफिट शेयर होता है वो बहुत हायर होता है, लेकिन उसके तुलना में जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनके वेजेस में क्या है ग्रोथ बहुत स्लो देखा गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे ऐसा बता रहा है। तो अभी आप देखिए, अगर आपका एक कंपनी है, ओके, तो XYZ कंपनी है, उसमें मालिक पकड़ लीजिए एक या दो है, तो उनका अगर प्रॉफिट शेयर बढ़ता है तो वो लोग ज़्यादा डिमांड नहीं जनरेट करेंगे मार्केट में। लेकिन अगर वर्कर का जो वेजेस है, सैलरी है, वो अगर बढ़ता है तो वो उस पैसे से क्या करेंगे, मार्केट में डिफरेंट चीज़ों का डिमांड क्रिएट करेंगे, वो फूड आइटम्स ही हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन आइटम्स ही हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स ही हो। तो उससे क्या है, जब वर्कर्स का वेजेस बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, उनके हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा, तो वो खरीदेंगे। तो खरीदेंगे मीन्स क्या, सप्लाई, वो डिमांड करेंगे। तब जब डिमांड होगा तो सप्लाई जनरेट करने के लिए, आपका सप्लाई देने के लिए फिर से इंडस्ट्री बैठेगा और जॉब क्रिएट होगा। तो उसीलिए क्या है, ये चीज़ों को, ये जो भी हम डिस्पैरिटी या फिर जो भी इम्बैलेंस देख रहे हैं, ओके, तो ये जो हायर प्रॉफिट शेयर है मालिक को, उसका जो भी हिस्सा उन लोगों को ज़्यादा जा रहा है उसको क्या करना है, वर्कर्स को ट्रांसफ़र करना है, ताकि वर्कर्स के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ सके। ठीक है ना। फिर इसमें दिया है एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन कैन हर्ट इंडियाज़ इकोनॉमी। तो एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन मतलब क्या, आज के दिन में आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल हमारा मार्केट है, स्पेशली आपका जो NSE है, BSE है, उसमें लोग स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, और बैंक में जो डिपॉजिट है वो कम होते जा रहा है। तो इससे क्या है, आपका अभी आप देखिए जो MSME सेक्टर है वो सभी तो अपना जो भी स्टॉक्स, अपना कंपनी का स्टॉक लिस्ट नहीं करा पाएंगे, ओके, या फिर उनका स्टॉक लिस्ट वो नहीं करा पाते हैं, आपके NSE हो या BSE में हो, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट से मनी, जो भी उनको मनी चाहिए, पैसे चाहिए, वो मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, बैंक के ऊपर। अगर जो भी हमारे देश के डिपॉजिटर्स है वो अपने जो भी डिपॉजिट मनी है उसको निकाल के अगर आपके शेयर में या फिर स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो बैंक के पास पैसा कम होगा लोन देने के लिए MSME सेक्टर को। तो ये क्या करेगा, ओवरऑल इकोनॉमी को हर्ट करेगा। प्लस क्या है, ज़्यादा अगर क्रेज़ रहेगा फाइनेंशियल मार्केट का तो आपके जो जंक बॉन्ड है उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, ओके, क्विक प्रॉफिट के लिए। फिर क्या है, लोगों के जो भी सेविंग्स है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज़ों में क्या है, एक कॉशन रखने के लिए बोला गया है बाय दी सर्वे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया शुड नॉट शट कोल प्लांट विदाउट अल्टरनेटिव। सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि हमारा आज देखिए जो भी हमारा एनर्जी जनरेट होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होता है मोर देन 50%, ओके, पहले तो 70% तक था, अभी मुझे जितना तक ध्यान है 50 to 60% तो होगा ही है। तो कोयले से क्या होता है, या फिर थर्मल जो पावर प्लांट है जिसमें कोयला जला के हीट जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत पोल्यूशन होता है। तो अभी ये सोचा जा रहा है कि कैसे जो कोयले का प्लांट है उसको कैसे बंद करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सर्वे ये बता रहा है कि जो भी अल्टरनेटिव्स है उसको अच्छी तरह से बिना इंश्योर किए हुए हमें क्या है, कोयले के जो भी प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको बंद नहीं करना है, नहीं तो देश में क्या होगा, एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि इकोनॉमी को रन करने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
फिर इसमें आपका क्या है, इंडिजिनाइजेशन एंड अर्जेंट टास्क फॉर इंडियाज़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन के लिए हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, ओके, जो भी हमें ईवी का मैन्युफैक्चरिंग करना है, फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसमें क्या है, हमें एक आत्मनिर्भर बनने का सजेशन इसमें दिया गया है, ओके, कि हम ज़्यादा आपके बाहर से इंपोर्ट में रिलाई ना करें और देश के अंदर ही ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करें, ओके। तो बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है, आप देख सकते हैं, ओके। तो इसमें सभी चीज़ों का मेंशन जिक्र किया गया है, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, एग्रीकल्चर एंड रूरल ग्रोथ के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट एंड एमएसएमई अभी रिसेंटली जो बताया था उसके बारे में, ओके। फिर आपका इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में जो अभी बताया था, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के बारे में, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके। तो लॉन्ग टर्म विजन में हमें अगर ये विकसित भारत पाना है तो इन सभी चीज़ों को ठीक करना होगा, ओके। ओके, नेक्स्ट है आपके अभी जो ट्रम्प साहब का एरा चल रहा है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी आपकी अनसर्टेनिटीज़ देखी जा रही है, स्पेशली ट्रेड में, ओके। तो इस समय हम अपने देश में ऐसे कौन सी पॉलिसीज़ ले सकते हैं जिससे हमारा जो भी ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ है उसको टेकल किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो इसमें क्या है, हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ध्यान देना होगा, ओके। फिर हमारा जो भी एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, डिफरेंट नेशंस के साथ रिलेशन रखने होंगे, ट्रेड रिलेटेड रिलेशंस यूएस के अलावा भी। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ओके। हम ज़्यादा यूएस और चाइना के ऊपर रिलाई ना होके, ओके, हमारा जो भी ट्रेड है उसको और डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग जो म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था 2021 को। वो जो प्रॉब्लम है लगभग 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक क्या है, उसका कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आया है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो रिसेंटली जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया विज़िट कर रहे थे, ओके, इंडिया विज़िट किया, स्पेशल गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, तो तभी भी हमने देखा कि कैसे इंडिया और जो इंडोनेशिया है वो म्यांमार प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिस्कशन में बैठे थे, ओके, बायलैटरल टॉक्स हुआ था। तो इसके उपरांत भी क्या है, और डिफरेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो ये भी क्या है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पूरा जो भी पास्ट इवेंट्स रहे हैं, कैसे मिलिट्री कूप हुआ 1 फरवरी 2021 को, उसके बाद का क्या कंडीशन है, सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ओके। और इसका प्रोबेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सभी चीज़ें इसमें दी गई है। नेक्स्ट जो है, डी रेगुलेशन इज़ की टू बूस्टिंग इंडियाज़ ग्रोथ, ओके। तो ये फिर से जो पहला आर्टिकल देखा था रिगार्डिंग डी रेगुलेशन, ओके, स्टेट और सेंटर कैसे कोलाबोरेट कर सकते हैं, डी रेगुलेट कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये फर्दर और एक आर्टिकल है। तो इससे भी आप क्या है, एक अच्छा इंसाइट पा सकते हैं, ओके। तो लगभग एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, ओके। ओके, फिर आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने ये बताया, फिर से ये आर्टिकल डीरेगुलेशन के ऊपर है, ओके। तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डीरेगुलेशन करना होगा। मतलब गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसको आपका मिनिमम करना होगा, ओके। और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, रेड टेपिज्म है, उन चीज़ों को हटाना होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फिर से आपका क्या है, जीडीपी का ग्रोथ एस्टिमेशन, ये सभी चीज़ें मेंशन की है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा कि सेम तरह का आर्टिकल है, मैं क्यों पढूँ इसको, आपको पढ़ना है, ओके। इतना बड़ा एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है तो आपको ये सभी चीज़ें रिपीटेडली पढ़नी है, डिफरेंट आइडियाज़ आपको लेते रहना है, ओके। और इसीलिए क्या है, हमने जो भी पीडीएफ है उसको बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली बनाया है। कोई चीज़ें आप एक बार में नहीं भी समझ पा सकते हैं, लेकिन बार बार इसको पढ़ेंगे ना, आपका समझ बढ़ते रहेगा। और अभी आप देखिए नेक्स्ट 1-2 वीक क्या होगा, बजट रिलेटेड और आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड टॉपिक आते रहेगा, ओके। तो लोगों को एक टेंशन रहता है कि हमें कोई जिस्ट प्रोवाइड कर दे इकोनॉमिक सर्वे का, कोई बजट का जिस्ट प्रोवाइड कर दे। आपको जिस्ट नहीं पढ़ना है, ओके। आपको रेगुलर जो भी चीज़ें डेवलप हो रही है उनको आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। खुद ही आपका क्या होगा, ब्रेन में सभी चीज़ें इनग्रेन हो जाएंगी, ओके। आप अच्छा थॉट एक बना लेंगे एग्ज़ाम तक, ओके। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सबसे बेस्ट वे है कि चीज़ों को बार बार रिपीटेडली क्या है, न्यूज़पेपर को या फिर उसके आर्टिकल्स को पढ़ के आप ये चीज़ों को समराइज़ करें। और हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट न्यूज़पेपर से इन टॉपिक्स को उठाते हैं,
ओके। तो इससे क्या होता है, आपको एक अपने तरफ से आप इतने सारे न्यूज़पेपर एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा पास अच्छा टीम है, ओके, जिसका एक्सपीरियंस है एपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम का। इवन जो लोग सर्विसेज में हैं वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को एक अच्छा एज मिल जाता है, ओके। तो और हम वही प्रोवाइड करना चाहते हैं कि एक आपको क्वालिटी मिले, ओके। और इसमें हर टॉपिक को खोल खोल के समझाना पॉसिबल नहीं है, या फिर स्पून फीडिंग करना आपको क्या करेगा, वीक कर देगा। तो आपको खुद से ये सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड पढ़नी है, बाकी तो हमने सब इसमें मेंशन कर ही दिया है, ओके। और आप ये सभी चीज़ें इजीली समझ भी पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो रिगार्डिंग प्रेसिडेंट मैडम ने जो भी स्पीच रखा आपका बजट सेशन में, उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आपका इसमें प्रेसिडेंट मैडम ने जिन चीज़ों में फोकस किया है वो चीज़ें क्या है, आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाती है, ओके। तो इसीलिए क्या है, ये चीज़ें आपको कवर करना होगा, ओके। तो उनमें उन्होंने 4-5 पॉइंट में हाईलाइट किए थे, तो इधर कहीं पे मेंशन होगा, ये रहा, पोर यूथ वुमेन फार्मर्स, तो इस और मिडिल क्लास, ओके। तो आप इन फ्यूचर देखिएगा कि पोर के रिगार्डिंग, यूथ को एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, फार्मर्स को कैसे उनका इनकम ऑगमेंट किया जा सकता है, ओके। मिडिल क्लास का पोजीशन को कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ओके। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, ओके। ये एकदम श्योर शॉट है कि ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, पूछी जाने वाली है, जो भी चीज़ें दी गई है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये आर्टिकल भी आपका बात करता है रिगार्डिंग विकसित भारत। तो कौन से रिफॉर्म एजेंडास आउटलाइन किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे जो भी रिफॉर्म्स है उसको उन सभी को हम इंश्योर कर सकते हैं। तो अगेन ये सेम लाइन पर ही है, लेकिन इसमें आप क्या है, डिफरेंट सजेशन फिर से देख पाएंगे, ओके। तो इसमें की रिफॉर्म एरिया, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर, फेयर वेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी देखा था कि वेज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके क्या है, एक हमें अनफेयर सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया था कि जो मालिक है उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट जाता है, और जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का वो नहीं होता है। तो इसको इंश्योर करना है, ओके। तो एग्रीकल्चर कैसे इंजन हो सकता है ग्रोथ का, क्योंकि लगभग आपका 45 से लेके 50% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो उनको उनका इनकम ऑगमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका इनकम जब ऑगमेंट होगा तभी तो डिमांड जनरेट होगा, और डिमांड बहुत ज़रूरी है। जब डिमांड जनरेट होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी इकोनॉमी खुद से बूस्ट करने लग जाएंगी, ओके। चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, तो ये करना भी ज़रूरी होगा। तो ये सभी चीज़ें, फिर वर्क फोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिर कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। तो आप एग्ज़ाम में क्या करते हैं, आप लोगों को ये रहता है कि हम लोग वे फॉरवर्ड कैसे लिखें, ओके। तो इसमें क्या है, वे फॉरवर्ड भी मेंशन कर दिया गया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हिट्स सम राइट नोट्स, ओके। तो इसमें फिर से इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ही मेंशन किया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे ने कौन कौन सी आपकी इसमें सजेशंस दी है। तो यही सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक कंटिन्यूटी एंड डीरेगुलेशन, ओके। तो फोकस एरिया कौन कौन से होंगे, एमएसएमई इंडस्ट्री फोकस एरिया रहेगा, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके। फिर से इसमें विकसित भारत के बारे में मेंशन किया, ओके। तो घूम फिर के क्या है, चीज़ें आपको एक ही जगह पे लेके आ जाती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इट्स टाइम टू अडाप्ट, ओके। तो ये है आपके रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, और कैसे हम अपना जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कैसे रोक सकते हैं, और कैसे हमारा जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस है, सी लेवल राइज है, वाटर इनसिक्योरिटी है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो ये जो भी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सी लेवल राइज, वाटर इनसिक्योरिटी, ये सीवियरली इम्पैक्ट कर रही है स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को, और उसमें इंडिया भी शामिल है, ओके। तो कैसे इन सभी चीज़ों को ठीक करना है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये आर्टिकल बात करता है, और सजेशंस भी इसमें देता है, ओके। तो कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंश्योर करना होगा, सस्टेनेबल हैबिटेट इंश्योर करना होगा, वाटर सिक्योरिटी, ओके। हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसको कैसे कंजर्व करना होगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कौन कौन से आपके स्टेप्स लिए गए हैं ऑलरेडी, ओके। जैसे अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया है, रेजिलियंस इन अर्बन एरियाज, ओके। एग्रीकल्चर में भी एडॉप्शन देखे गए हैं,
तो ओके, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंट सीड देखे गए हैं, ड्रिप इरिगेशन देखा गया है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट देखा गया है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव किया गया है थ्रू सॉइल हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, फिर ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जिसमें 8 मिशन है, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो एकदम इजी है। ओके, बस आपको पढ़ना है अपनी तरफ से। जो फिर रिसेंट जो लाइफ इनिशिएटिव है, ओके, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिर कैसे हमारा टारगेट जो है नेट ज़ीरो का बाय 2070। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं। कैसे हम रिन्यूएबल्स में आगे बढ़ रहे हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। ओके, तो अगला जो आर्टिकल बात करता है वो इसमें फिर से आपका रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात किया गया है। ओके, तो कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और बूस्ट पा सकते हैं, और जो आपके फॉसिल फ्यूल है उसको कैसे हम धीरे धीरे फेज डाउन कर सकते हैं और फाइनली उसको फेज आउट कर सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी सिंपल है। ओके, इसके पहले जो आर्टिकल देखा था उसी से मिला जुला है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल बात करता है जो मिसलीडिंग न्यूट्रिशन क्लेम्स है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी मार्केट में बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है। ओके, और प्रोसेस्ड ही नहीं, अल्ट्रा लेवल पे प्रोसेस किया जा रहा है, और जिसमें कितना शुगर जो भी आपका शुगर का लिमिट है, सॉल्ट का लिमिट है, फैट का लिमिट है, वो पार कर चुका है। ओके, और जो भी कंपनीज़ है वो आपका मिसलीडिंग एडवर्टाइज दिखा रही है कि जो भी चीज़ें हैं हेल्दी है। ओके, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उससे देखा जा रहा है कि लोगों के हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। तो उसके लिए कौन कौन सी आपके स्टेप्स ले सकते हैं। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, और कुछ डेटाज भी इसमें दिए गए हैं। तो कैसे जो भी अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है वो कैसे आपका $900 मिलियन से ओके टू $37.9 बिलियन तक जंप कर चुका है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। तो इतना अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो लोगों का हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को हम लोग कैसे टेकल कर सकते हैं। और जो भी अल्ट्रा प्रोसेस, अभी देखिए प्रोसेस करना, फूड प्रोसेस करना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उसको मतलब फूड में आपका एडल्ट्रेशन करना, या फिर जो भी आपका लिमिट है शुगर का, फिर आपका सॉल्ट का, फैट्स का, उसको अगर उसका जो भी लिमिट है उसको ब्रीच किया जाए तो ये हेल्थ के लिए क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हेल्थ में, और ओवरऑल देश का जो भी पॉपुलेशन है उसको बीमार बना सकता है। ओके, बाकी इसमें जो भी सजेशंस है वो दी गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन मे बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो ये भी आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि अभी के समय पे क्या है, आप देख सकते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नेशनलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस एरा में क्या है, अभी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ओके, हमें अपना जो भी डोमेस्टिक जो कैपेसिटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, सर्विसेज में हो, कैसे बढ़ाना है, कैसे जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको कैटर करना है, और जो भी हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है उसके जो भी परचेजिंग पावर है उसको कैसे इन्हांस करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो भी ग्लोबल शॉक है उससे हम हमारे देश के इकोनॉमी को बचा सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल बात करता है अगेन सेम चर्चे पे, इसी के ऊपर ये आर्टिकल चर्चा करता है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़। तो आप देख सकते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन वार है, इजराइल हमास का जो टेंशन था, फिर अभी ट्रम्प साहब के चुनने के बाद चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स देखे गए हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके प्रोटेक्शनिज़म को दर्शाती है, और प्रोटेक्शनिज़म क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन के ये अगेंस्ट है। ओके, और ये कैसे दूसरे देश की इकोनॉमी में इंक्लूडिंग इंडिया कैसे असर डाल सकता है, और कैसे हमें इन चीज़ों को टैकल करना है, जैसे कि मैंने इस आर्टिकल में बताया था। तो यही इसी लाइन पे ये आर्टिकल भी लिखा गया है। तो इसमें सारी डेटाज मेंशन की गई है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर से जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये डीरेगुलेशन के ऊपर बात करता है। ओके, तो आपको पता ही है कि प्रेस मीट होता है। ओके, प्रेस में इंटरव्यू देना पड़ता है। तो अभी जो सीए साहब है उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जो भी इंटरव्यू दिए हैं, ओके, जो भी अपने ओपिनियन रखी है रिगार्डिंग आपका हमारा इकोनॉमिक सर्वे, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, क्वेश्चंस एंड आंसर है। तो आप चाहे तो फर्स्ट हैंड इस आर्टिकल को
अपने से पढ़ सकते हैं। तो इससे भी क्या है, आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। ओके, आपका जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप हो जाएगा, आपका वर्ड स्टॉक भी ठीक होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो देख सकते हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। तो हर चीज़ों को खोल के क्या है, आपको ये बताने से ये लगभग 10-12 घंटे बीत जाएंगे इस वीडियो में। ओके, जो हमारे एंड से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको बहुत अच्छा मतलब मटेरियल दे सके, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो और जो काम का हो, मतलब समझ गए ना। तो नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इज़ द सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। तो कैसे सेक्टर ऑफ द फ्यूचर है, ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, 6 लाख विलेजेस है, 70% लोग विलेजेस में ही रहते हैं और 45 से 50% लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर क्या होता है, बहुत ज़रूरी सेक्टर हो जाता है। ओके, तो इसका डेवलपमेंट मतलब क्या, 50% पॉपुलेशन का डेवलपमेंट, और 50% पॉपुलेशन का डेवलपमेंट मतलब क्या, देश का, इकोनॉमी का, सोसाइटी का डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कोस्टल रेजिलियंस प्रोजेक्ट गेट्स ए थम्स अप। तो कैसे अभी क्या है, आपका कोस्टल एरिया जो भी है, तो हमारी लगभग 9-10 स्टेट के साथ क्या है, हमारा कोस्टल बाउंड्री है। तो उसमें क्या है, मैनग्रोव देखे जाते हैं, जैसे आपका सुंदरबन मैनग्रोव हो गया, भितरकनिका हो गया। तो इन सभी मैनग्रोव्स को क्या है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इनका एक क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू भी है। तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, इनको, इनके प्रोटेक्शन से लोकल कम्युनिटी को कैसे मदद मिलेगा। ओके, कैसे एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो ये इस लिहाज से ये आर्टिकल ज़रूरी हो जाता है। तो मैनग्रोव्स के ऊपर भी क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से स्कीम्स है जो इसको प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, जैसे मिष्टी स्कीम है। ओके, फिर आपका कैंपा है। तो ये सभी चीज़ें कैसे मददगार हो सकती है इसमें, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर बजटिंग के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो जेंडर बजटिंग अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबाउट 48% पॉपुलेशन जो है इंडिया का वुमेन है। तो अभी जो लगभग 50 ही है। तो 50% पॉपुलेशन का अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर नहीं करेंगे, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करेंगे देश के डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी में, तो देश में जो ग्रोथ है वो हमेशा आधा अधूरा ही रह जाएगा। तो इसीलिए कैसे जेंडर बजटिंग को और क्या है, आपका आउटकम ओरिएंटेड बनाना है। ओके, कैसे वुमेन को आपका एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, स्किल में हो। ओके, फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर में हम उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करा सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसको भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है सी यू लेटर रेगुलेटर्स। ओके, तो सी यू लेटर रेगुलेटर्स में इसमें फिर से डी रेगुलेशन के बारे में ही मेंशन किया गया है। तो डी रेगुलेशन के ऊपर आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे, तो इससे आपको ये तो तय है कि नेक्स्ट जो भी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, प्री मेंस, उसमें ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़, ओके, फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या फिर रेड टेपिज्म, इन चीज़ों को ठीक करना है। पॉलिसी सर्टेनिटीज़ लानी है, रेगुलेशन को कम करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें आपको मेंशन करनी होंगी। ओके, नेक्स्ट आपका है फ्रॉम एलए। एलए मतलब लॉस एंजलिस टू न्यू दिल्ली। तो अभी जो न्यू दिल्ली में जो आपका एयर पोल्यूशन का माहौल है, ओके, जो बहुत सीवियर है। ओके, तो ये कैसे लोगों के हेल्थ पे, इकोनॉमी पे असर डाल रहा है। तो एक समय पे क्या था, लॉस एंजलिस में भी ऐसे प्रॉब्लम देखे जा रहे थे। तो जो लॉस एंजलिस ने ये सभी चीज़ें कैसे टैकल की, ओके, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम क्या है, न्यू दिल्ली में अप्लाई करके कैसे न्यू दिल्ली का जो एयर क्वालिटी का डिटोरियोरेशन है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इससे भी आप क्या है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिविजिटिंग द रिपब्लिक्स रिलेशंस विथ माइनॉरिटीज़। ओके, तो रिपब्लिक हमारा देश, ओके, तो हम एक रिपब्लिक है और हमारे रिपब्लिक में सभी को क्या है, इक्वल राइट्स है। लेकिन फिर भी देखा जाता है जो माइनॉरिटीज़ है, अभी यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटीज़ को हमें हिंदू मुस्लिम के जो बाइनरी है उसमें नहीं समेट के रखना है। तो इसमें माइनॉरिटीज़ का जो मीनिंग है कितना ब्रॉड हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो वही चीज़ें हमें क्या है इसमें देखनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है ना।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी में अभी मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर जो दलित है वो भी उनके अंदर माइनॉरिटीज़ है, या फिर क्रिश्चियन के अंदर, सिख के अंदर जो दलित देखे जाते हैं वो भी माइनॉरिटी में आते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, माइनॉरिटी को सिर्फ मुस्लिम और हिंदू के बाइनरी टर्म में नहीं देखना है। फिर जो हमारे पेट्रियार्कल सिस्टम में जो वुमेन पीछे छूट जाती है उनको भी हम माइनॉरिटी के तौर पे देख सकते हैं। फिर लार्जर पॉपुलेशन के तुलना में जो LGBTQ कम्युनिटी है वो भी तो माइनॉरिटी है। ओके, तो क्यों ना हम जो माइनॉरिटी टर्म है उसको इतना छोटा लेंस से ना देखें, उसको एक ब्रॉडर लेंस से देखें, तो हमें क्या है बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आपका रिलीजन, जेंडर, उन सभी का हमें क्या करना है, वेलफेयर इंश्योर करना है थ्रू इंक्लूसिव पॉलिसीज़, जो हमारा DPSP कहता है हमें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर 1991 मूवमेंट फॉर 2025। तो अभी देख सकते हैं हाल ही में कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लगिश है, और हमारा जो टारगेट है 2047 में आपका विकसित भारत बनने का, उसके लिए हमें क्या है, कम से कम 10 साल के लिए मोर देन 8% ग्रोथ हमें चाहिए लगातार। तो अभी जो हाल है उससे हम विकसित भारत नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या है, 1991 में जैसे हमने रिफॉर्म्स लाए थे LPG, उसके बाद जैसे हमारा ग्रोथ का जो ट्रैजेक्टरी था वो कैसे बहुत आगे बढ़ गया था, तो उसको फिर से क्या करना है, रिवाइव करना है इन 2025। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें भी जो पास्ट आर्टिकल अभी देखे हमने, तो उसी में से क्या है, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कह सकते हैं आप। ओके, तो इन सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी। आई होप आप सभी चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा अपनी ओर से। हम फिर से कल कोशिश करेंगे डिफरेंट और टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है, तो वो उसका एक एक्सटेंडेड PDF बनाने की। ओके, और आप लोग इससे क्या है, डरिएगा मत कि 100 पेज का है। ओके, तो आप देख सकते हैं 100 पेज में ये पूरा तो भरा हुआ नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से ये क्या है, 30-40 पेज का ही है। तो उस वैसे मान के आप इसको क्या कीजिएगा, 2-2.5 घंटे में इसको रोज़ पढ़ लीजिएगा। ओके, इसको छोड़िएगा मत, और इससे नोट्स वोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, बस इसको क्या है, रेगुलर पढ़िए, क्योंकि कल भी क्या है, ये सभी चीज़ें जो भी आर्टिकल होंगी उसमें लगभग इसमें जो भी डेटा है वो उसमें भी होंगी, और कुछ अलग बातें भी उसमें नई बातें रहेंगी। ओके, तो इसीलिए क्या है, बस इसको कंटिन्यू करते जाइए, एक दिन भी आप मिस मत कीजिए। ओके, 1 साल तक कीजिए, आप देखिए पूरा एम्पावर हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। बस आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी फाउंडेशनल आपका लर्निंग है, ओके, उसको आप साइड बाय साइड पैरेलली अच्छा रखें, और जो CSET पेपर होता है उसको भी देखते रहिएगा, क्योंकि वो भी आपको रोक सकता है। ओके, आपका जो भी एग्ज़ाम जर्नी है उसमें वो एक हर्डल बन सकता है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कितना वीकनेस है उसमें, या फिर आपका कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो वो देख उस हिसाब से CSET को भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ। ओके, जुड़े रहिएगा हमसे। आज के लिए अलविदा।